नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जॉब स्टोरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का इतिहास। इससे आप थोड़ा मतलब से ही समझ सकते हैं कि हमारे जो संविधान था उसका इतिहास क्या रहा है और उस इतिहास में वो कैसे धीरे धीरे करके विकसित हुआ है। उन सभी चीज़ों का आज हम पढ़ेंगे। आपको पता है, सबको पता है कि हमारा जो भारत का आज को जो संविधान है वो कब बना था, लागू जब कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 का। पर उससे पहले सैकड़ों साल पहले तो हमारे देश में रेल चल गई थी, डाक विभाग चल गया था और भी अनेक संस्थाएं, रोड वगैरह भी चल रहे थे। यानी कि अंग्रेजों का एक राज था पूर्ण रूप से, और वो अपना राज अपना चला रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, अपने हिसाब से जैसे उनको चलाना चाहिए था। तो बिना ही कोई कानून व्यवस्था के, बिना ही प्रशासन व्यवस्था के ही इतने बड़े देश में, यानी कि सिर्फ आज का ही भारत नहीं था, साथ में पाकिस्तान भी उस टाइम हमारा भारत था, और जो बांग्लादेश है वो भी हमारा देश था। तो इतने बड़े भूभाग पे एक रूल करना बिना ही किसी कानून व्यवस्था के या बिना ही किसी रूल के, तो ये तो संभव हो नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा समय समय पर कुछ रूल लाए गए, और वो धीरे धीरे आगे चल के जब हमने अपने एक संविधान अपना खुद के लिए तैयार किया, तो हमने भी उन अंग्रेजों द्वारा जो समय के साथ में रूल लाए गए थे उनमें से कुछ रूल को हमने अपने संविधान के अंदर, कुछ कानूनों को हमने अपने संविधान के अंदर एडॉप्ट कर लिया, और कुछ और सोर्स से हमने अपने संविधान को एडॉप्शन ले लेके बनाया। तो इस तरीके से संपूर्ण हमारा भारत का संविधान बना। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि अंग्रेजों द्वारा क्या क्या रूल लाए गए, क्या क्या एक्ट पास किए गए, और किस तरीके से उन्होंने हमारे भारत में रूलिंग की, किस तरीके से कानून व्यवस्था लेके आए। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो 1498 के अंदर जो वास्को डी गामा आया था वो भारत के अंदर आ चुका था, और साथ में ही अनेक जो विदेशी थे, अंग्रेजों से पहले काफी जो विदेशी थे वो यूरोप के, तो वो भारत के अंदर आके व्यापार करने लग गए थे। यूरोप के मार्केट में अंग्रेजों से पहले भारत से बनाए हुए वस्त्र जाने लग गए थे, मिर्च मसाले जाने लग गए थे, काफी अच्छा उनको व्यापार में प्रॉफिट होने लग गया था। सिर्फ व्यापार का काम चल रहा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो जैसे ही अंग्रेजों ने देखा कि, वे ब्रिटिश लोगों ने देखा कि भारत से जो दूसरे देश, जो यूरोप के दूसरे देश व्यापार कर रहे हैं, और यूरोप के जो मार्केट के अंदर वही सामान ला के भारत से बेच रहे हैं, और अच्छा खासा डिमांड है यूरोप के मार्केट में, और अच्छा खासा वो पैसा भी कमा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी भाई एक भारत की तरफ चलते हैं और हम भी अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं। तो ये स्थिति को देखते हुए उन्होंने पैसे कमाने के उद्देश्य, व्यापार करने के उद्देश्य से, उस टाइम जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी उस टाइम उसका शासन था, उन्होंने एक कहा, कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा कि सरकार हमें परमिशन दी जाए, हम जाके हम भी व्यापार करना चाहते हैं यूरोप के मार्केट में, हम भी अपना सामान ला के हम भी अच्छे खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी था, उन्होंने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भाई अनुमति ली, एक चार्टर, एक कानून के द्वारा महारानी ने उनको अनुमति दी कि आप जाइए, आपका एकाधिकार भारत के अंदर रहेगा, हम कोई और दूसरी कंपनी को परमिशन नहीं देंगे भारत में व्यापार करने के लिए। तो इसका मतलब होगा कि खुले डॉन के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत के अंदर भेज दिया गया। उसके 24 तो सदस्य बना दिए गए, और भाई 24 सदस्य ऐसा है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, तो एक उनका हेड बना दिया जिसको गवर्नर नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से करके टोटल 25 सदस्यों को व्यापार करने की अनुमति मिली, किससे? ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश क्राउन से, और वो व्यापार करने के लिए भारत के अंदर आ गए 1600 के अंदर। पर सिर्फ आपको पता है आए तो व्यापार करने थे, पर ऐसा तो नहीं था कि वे सिर्फ व्यापार ही करना था उनको। उन्होंने धीरे धीरे व्यापार करते हुए जितनी भी जो विदेशी, और जो विदेशी आए हुए थे व्यापार करने के लिए, उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुई, क्योंकि एक भाई सीधी सी बात है, पहले मान लो सिर्फ एक पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, बाद में अंग्रेज भी आ गए, डच भी आ गए, और वो भी यूरोप में ही सामान ले जाके बेच रहे हैं, अंग्रेज भी सारा यूरोप में ये सामान लेके बेच रहे हैं। परमिशन उनको भी भारत वालों से चाहिए और इनको भी भारत वालों से चाहिए। तो एक दूसरों में इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, आपस में लड़ाई होने लग गई। तो इन लड़ाइयों में जो सबसे रूप से, पॉलिटिकल रूप से भी और भाई सैन्य रूप से भी, जो सबसे अच्छे ढंग से उभर के आए वो थे अंग्रेज। इसीलिए इन्होंने सब कंपनियों को एक तरफ कर दिया और खुद परमिशन लेके अपनी कूटनीतियों से, अपनी डिप्लोमेसी से भारत के ऊपर एक तरफा राज करने लगे व्यापार के अंदर। तो समय बदला, समय में व्यापार में उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा करने लगे, अपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखने लग गए, धीरे धीरे एक सिक्योरिटी बनने लग गई। स्टार्टिंग में 25 लोग आए थे, एक गवर्नर था, बाद में इनके कुछ 3-4 गवर्नर और हो गए, कुछ और लोगों की टीम बन गई, अलग अलग राज्यों पे इनका आधिपत्य हो गया। सबसे ज्यादा कलकत्ता के ऊपर था, मुंबई का दूसरा हिस्सा हो गया, चेन्नई का जिनको मद्रास बोलते थे पुराने समय में उस पे, यानी कि यूं करके आप देख सकते हैं कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, यानी कि भारत के लगभग संपूर्ण भारत के काफी अच्छे हिस्से पे इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो इस तरीके से ये राज करने लग गए थे। तो आए थे अंग्रेज ब्रिटिश सरकार से सिर्फ व्यापार की अनुमति लेके, इन्होंने ब्रिटिश सरकार से भी सिर्फ व्यापार की ही अनुमति मांगी थी, और भारत में भी व्यापार के उद्देश्य थे।
पर चूंकि भारत में आने के बाद इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के अंदर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसको जीतने के बाद इन्होंने देखा कि हमारा तो हिसाब किताब जो बैठ रहा है, जो भी हम कलकत्ता में किसी भी नवाब को बैठा रहे हैं वो अपने हिसाब से बैठा रहे हैं। यानी कि सरकार एक तरफ से जो कंपनी थी वो चला रही थी, नवाब को अपनी तरफ से जताते थे, उसको बैठा देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने राजनीतिक मामलों में भी कि कौन सा नवाब हम बैठाएंगे, उसी से परमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको बैठाया, बना के उन्होंने बैठाया। इसी तरीके संपूर्ण भारत में एक राजनीतिक व्यवस्था भी इन्होंने अपने हिसाब से डाल ली। तो राजनीतिक व्यवस्था भी, साथ में जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो तो स्टार्टिंग से चली रही थी। तो इस तरीके से संपूर्ण भारत पे राजनीतिक और व्यापारिक रूप से कंपनी ने अपना आधिपत्य, जो अपना प्रशासन था, अपना हिसाब किताब बढ़िया जमा चुका था। तो जमा लिया तो उस हिसाब में देखा कि ब्रिटिश सरकार ने देखा यार एक कंपनी हमने 1600 के अंदर भारत के अंदर भेजी थी, वो कंपनी कर क्या रही है, वो हमने भेजी तो सिर्फ व्यापार करने के लिए दी थी, पर वो कंपनी इतनी स्मार्ट निकली कि उसने जाके पूरे भारत को ही अपने अंडर ले लिया, पूरे भारत में अपना राज चलाने लग गया। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि धीरे धीरे कंपनी को हम अपने अंडर ले लेते हैं। अब जैसे जैसे कंपनी भारत को चला रही है और हम कंपनी के ऊपर दबाव बना के कंपनी को अपने अंडर ले लेते हैं, तो सीधे सीधे डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार का जो पावर हो जाएगी वो सीधा भारत पे लागू होने लग जाएगी। तो इन्होंने देखा एकदम से, तो अगर हम कुछ भी कंपनी पे किसी पे आप पंजा दबाओगे तो सीधी सी बात है वो भाई एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन्होंने टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपने ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर कुछ कानून पास किए। वो कानून किसके लिए थे? वो कानून थे कंपनी पे ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हो। ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे आधिपत्य होगा तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश सरकार का भारत पे आधिपत्य हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, कंपनी ही देश को चला रही है। तो इस तरीके से इस कड़ी में उन्होंने जो पहला जो मेन रूलिंग निकाली वो निकाली, कुछ एक्ट पास किए। तो एक्ट क्या थे? उन्होंने 1773 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी संसद में एक एक्ट पास किया जिसका नाम रखा रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट से आप नाम से समझते हैं, रेगुलेटिंग यानी कि रूल करने के हिसाब से एक्ट जो रखा। और इस रूल के हिसाब से उन्होंने क्या रखा, ये जो सारा हिसाब किताब चल रहा है ना, ये सिर्फ कंपनी को दबाने से है, क्योंकि कंपनी अगर दब गई तो भारत के ऊपर तो अपने आप ब्रिटिश सरकार का आ जाएगा। तो इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं रखी, हमारे अपने कानून संसद के अंदर लेके आए, तो उस संसद के कानून में कुछ व्यवस्थाएं रखी कंपनी के लिए। तो क्या व्यवस्थाएं रखी वो विशेष कर ये हम आप डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया कि पहले जो हमने 1600 में कंपनी भेजी थी वो व्यापार में खुले रूप से अपने हिसाब से करती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा भाई। अब जैसे सरकार चाहेगी, जैसे संसद चाहेगी ब्रिटिश की, वैसे ही कंपनी को काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये भी कंपनी का थोड़ा पंजा कस दिया। अब उन्होंने दूसरा एक और प्रावधान कर दिया 1773 के जो कानून पास किया था कि जो बंगाल का गवर्नर था ना उसको पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत में पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को उस टाइम में मेन 3 गवर्नर थे, एक तो बंगाल में था, एक मुंबई में था, और एक था बम्बई बोलते थे उस टाइम में, और एक था मद्रास जिसको चेन्नई का एरिया जो है वहां पे इन्होंने अपना आधिपत्य था। और 3 गवर्नर थे, मान लो बैठा रखे थे। तो इनमें बंगाल का जो मेन कमांड चलती थी, तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और कह दिया आप ही के अंडर जो दोनों गवर्नर होंगे, जो बंबई वाला भी और जो मद्रास वाला भी, वो भी आपके अंडर काम करेंगे। साथ में इस गवर्नर के लिए 3-4 लोगों की कमेटी, एक टीम में बना दी कि आप इनके साथ डिस्कस करो और आप उन लोगों को कमांड करो। पहले अब क्या हो गया एक तरीके से कि जो संसद थी वो सीधी किसको नियंत्रित करती थी, भाई इसको बोलती थी भाई संसद चाहती है कि भाई आप ऐसे करें, गवर्नर इस गवर्नर जनरल को बोलेगी कि जो संसद की भाई आप ऐसे करें, ये काम करना चाहिए भारत के अंदर। तो ये अपने हिसाब से बोल लेगा कि जो एरिया भाई मद्रास में करना है तो अपने आप ये मद्रास वाले को बोल देगा गवर्नर को कि आप ऐसे करो। तो कंपनी का सिर्फ एक हिसाब से होगा, एक तरीके से मैनेजिंग कर दी उन्होंने, अपने अंडर ले लिया। तो इस तरीके से कर दिया ये रूलिंग थी। दूसरा उन्होंने उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर दिया कि भाई 1773 वाला जो कानून पास किया इसके अकॉर्डिंग भारत के अंदर एक न्यायालय होना चाहिए। जब हम वहां पर राज कर रहे हैं, वहां के मसले हैं, दुनिया भर के समस्याएं हैं, तो ऐसा है नहीं फोन था नहीं, हवाई जहाज था नहीं कि सीधा उठाया और चल दिए भाई ब्रिटिश सरकार में जी हमारा सुलझेड़ा करवाओ, ऐसा तो था नहीं। तो उन्होंने एक तरीके से भारत के अंदर ही कर दिया कि भाई आप गवर्नर जनरल बना दिया। पहला जो गवर्नर जनरल बनाया, जो उस टाइम बंगाल का गवर्नर था, उसी को पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस टाइम बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, तो इस वारेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और जो बाकी गवर्नर थे वो इसके अंडर दे दिए गए। यानी कि भारत में तो अंग्रेजों की तरफ से ये डॉन बन गया भाई, ये गवर्नर जनरल बन गया। सीधी सी बात है, इसी के अंदर सारा दे दिया। साथ में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी।
आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर है, पर अंग्रेजों ने जो स्थापना का प्रावधान किया वो कलकत्ता के अंदर किया। और 1773 में तो इन्होंने भाई कानून निकाला और बनने में समय लगता है, तो 1774 के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता के अंदर कर दी गई। किनके द्वारा बनाया गया? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। ऐसा नहीं है पहला सुप्रीम कोर्ट भारतीयों के द्वारा, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। जो इसमें न्यायाधीश थे उनकी व्यवस्था के बारे में अगर पूछा जाए तो स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर 4 जो न्यायाधीश रखे गए थे, उनके अंदर एक चीफ जस्टिस था जिसका मेन नाम हमें वही रखना है, एलिजा इंपे, जो इसके चीफ जस्टिस थे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के, जो कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा एक प्रावधान किया गया था, बनाया गया। उसमें पहले जो चीफ जस्टिस एलिजा इंपे बने। साथ में क्या कर दिया, रिश्वत और उपहार यानी कि गिफ्ट नहीं ले सकते, ब्राइब नहीं ले सकते। जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के गवर्नर थे, वो अब राजाओं महाराजाओं से गिफ्ट नहीं ले सकते। ये प्रावधान किस लिए किया गया? पहले क्या होता था कि भाई एक मान लो गवर्नर है मद्रास वाला, अब उधर का जो एरिया है उधर के राजाओं की आपस में लड़ाई हो रही है, तो एक ने राजा आया कि गवर्नर साहब आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, आपको हम हमारे सोना चांदी है वो दे देंगे, आप अपनी सैन्य की जो तोप वगैरह है, बंदूक है, उसको बारूद को हमें दे दीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, हमने उस क्षेत्र पे, उस राजा के क्षेत्र पे हमने अपना रूल स्थापित करना है। तो अंग्रेज क्या करते थे, गवर्नर कहता था ठीक है भाई तू ले मेरी सेना को ले, और भाई लेके अपनी सेना को उस राजा के साथ कर देता था, और दोनों की सेनाएं मिलके और तीसरे राजा को मार देती थी। तीसरे राजा के एरिया पे उन्हीं का राज। अब एक तरीके से जो गवर्नर था उसके पास तो सोना चांदी आ गया, अच्छा खासा राजा ने दे दिया, साथ में गवर्नर का ही जो एरिया था वो भी बढ़ गया, अब जो एक राजा तक था वो दूसरे राजा तक भी हो गया। तो इस तरीके देखते हुए रिश्वत और उपहार प्रतिबंध कर दे कि भाई गिफ्ट और रिश्वत आप बैन कर दी गई। तो इस 1773 का जो स्टार्टिंग का पहला जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद के अंदर कानून पास किया गया, वो कंपनी को दबाने के लिए कुछ ये प्रावधान किए गए। अब समय बदला, थोड़ा सा और आगे समय बढ़ा, तो ऐसा तो था नहीं जी जो आज से हम जब 26 जनवरी 1950 को जो हमने कानून बनाया था, जो संविधान स्थापित किया था, वो बिल्कुल सेम का सेम हो। भाई समय के परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपने संविधान में भी संशोधन करने पड़े। तो उसी तरीके से अंग्रेजों द्वारा भी 1773 के अंदर ये कर दिया गया। तो समय के साथ उन्होंने भी देखा कि समय बदल रहा है, ये चीजें हैं, तो उन्होंने नया एक्ट लेके आए। फिर वो लेके आए 1784 के अंदर। इसके साथ पहले कुछ एक्ट लेके आए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उनको पढ़ रहे हैं। अगर आप इनको ढंग से कर लोगे तो आपका लगभग सब कवर हो जाएगा। आराम से बिल्कुल समझ के पढ़िए कैसे क्या था। तो 1784 के अंदर उन्होंने लेके आए पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे दोहरा शासन भी बोलते हैं। दोहरा शासन यानी कि 2 तरीके का शासन। ये एक्ट, अब मैं पूछूं आपके कहां से आया, कहां पास हुआ होगा ये पिट्स इंडिया एक्ट? ये ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश संसद के अंदर पास हो रहे हैं जितने भी कानून है ये सब। ये एक्ट यानी कि एक कानून, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट यानी कानून। और उस टाइम में भारत के अंदर तो संसद व्यवस्था थी नहीं, संसद व्यवस्था कहां थी? ब्रिटेन के अंदर। तो सीधी सी बात है, जितने भी कानून पास होंगे सारे ब्रिटेन के अंदर पास होंगे। तो 1773 के अंदर तो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, 1784 के अंदर वो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए भारत के लिए, कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए। तो दोहरा शासन इसको बोला जाता है, दोहरे शासन का आरंभ भारत के अंदर हो गया। अब दोहरा शासन किस तरीके का हो गया? देखिए, पहले जो शासन चल रहा था वो सिर्फ कंपनी के थ्रू चल रहा था। सिर्फ जो संसद थी वो कंपनी को कमांड करती थी और कंपनी फिर उस चीज को आगे बढ़ा देती थी। पर अब सरकार ने कहा नहीं भाई, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हमने जो कंपनी भेजी थी वो 2 तरीके से चलेगी। देखिए, एक तो था बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये किसी भी आज के टाइम में भी किसी भी कंपनी का जो एक बड़ा पैनल होता है, जो डिसीजन मेकर होता है कि अब ये कंपनी किस तरीके से करेगी, कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कहाँ कैसे करेगी, इस तरीके से जो डिसीजन लेते हैं, एक बोर्ड होता है कुछ लोगों का, तो वो डिसीजन लेता है। वो तो पहले से चल ही रहा था, जो कंपनी बनी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने 1784 के अंदर एक नया और बोर्ड क्रिएट कर दिया। वो कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, राजनीतिक मामलों के लिए। और इसमें 6 सदस्य रखे गए। ये 6 के 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो बनाए गए वो सदस्य थे, ना कि कंपनी का इनसे कोई लेना देना नहीं था। अब एक हो गया ना दो तरीके का शासन। एक तो शासन जो कंपनी चला रही थी, व्यापारिक, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी कर रही थी, व्यापार कर रही थी। और राजनीतिक मामलों के लिए सीधा सीधा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो गया। अब यानी कि जो 1773 के एक्ट के अंदर जो ब्रिटिश सरकार कंपनी को कहती राजनीतिक मामलों के लिए भी और व्यापारिक मामलों के लिए भी ऐसे कीजिए, अब वो उनको जरूरत ही नहीं थी। अब सिर्फ व्यापारिक मामलों के लिए उनको कंपनी को बोलना था कि आप ऐसे कीजिए। जो राजनीतिक मामले थे वो सीधी संसद अपना आदमी बैठा दिया, सीधा गवर्नर को कमांड कर रहे थे, आप ऐसा कर दिए। कंपनी का राजनीतिक मामलों से सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी का एक राजनीतिक हिस्सा था वो भी ब्रिटिश सरकार ने अपने हिस्से में ले लिया। और वो एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टली भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार राज करने लग गई कानून राजनीतिक मामलों में।
उसके बाद 1793 का एक एक्ट और पास कर दिया ब्रिटिश संसद ने अपने जो संसद के अंदर। उन्होंने क्या किया कि जो बोर्ड बनाए थे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उनके सदस्य और कर्मचारी की सैलरी होगी वो भारतीय राजस्व से होगी। अब पूरे भारत में उनका प्रभुत्व स्थापित हो रहा है, पूरे भारत में वो कमांड कर रहे हैं, पूरे भारत से वो राजस्व भी ले रहे हैं, पूरे भारत को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो अब ये बोले कि यार हम इनकी सैलरी, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, हम इनकी सैलरी ब्रिटिश सरकार में से क्यों दे? जब वहां से राजस्व आ रहा है तो हम उन्हीं की वहीं से राजस्व में से इनकी सैलरी देते थे। तो 1793 में ये प्रावधान किया गया कि जो भारत से राजस्व आएगा उसी हिस्से में से इन लोगों की सैलरी दी जाएगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी सदस्य होंगे और जितने भी जो कर्मचारी होंगे उन सभी की। तो इस तरीके से करके ये तीन हमने अब तक पढ़ लिए। 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहरा शासन, दो तरीके से शासन स्टार्ट कर दिया, और 1793 का जो एक्ट पास किया गया उसके अंदर सैलरी का प्रावधान भी रखा गया। अब हम पढ़ते हैं 1813 का एक्ट। टाइम टू टाइम बढ़ा, 1793 से लेके आगे 1813 आ गया भाई, 20 साल हो गए। इन्होंने नया एक्ट एक और पास बना दिया। अब नए एक्ट के अंदर इन्होंने क्या प्रावधान किया कि 1813 का एक्ट निकला। 1813 का जो अपनी ब्रिटिश संसद ने अपने संसद के अंदर एक कानून पास किया, उसके अंदर कुछ प्रावधान रखे गए। उन्होंने कह दिया कि कंपनी का जो अधिकार है ना 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। उन्होंने कंपनी को बोला कि ठीक है आप भारत के अंदर व्यापार कर रहे हो, भाई राजनीतिक मामला तो उन्होंने 1784 के अंदर ले लिया, पर जो व्यापार का अधिकार था ना वो आप परमिशन लेके आए थे स्टार्टिंग में 1600 में कुछ टाइम के लिए, हम उसको अब 20 साल के लिए और बढ़ा देते हैं 1813 से, यानी कि 1833 तक आप व्यापार कर सकते हो भारत के अंदर। पर भारत के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसका मतलब जब ये 1600 में कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने आई थी ना, तो ये परमिशन लेके आई थी। इन्होंने एक परमिशन ले ली थी कि साहब हम भारत के अंदर व्यापार करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे दूसरे देशों का भी कंपटीशन रहे। तो एक निवेदन है, आप किसी और कंपनी को हमारे देश की कोई ना भेजें, ताकि हम आपस में ही भाई एक दूसरे कंपटीशन में आ जाए, है ना। तो उस टाइम में ब्रिटिश सरकार ने बोल दिया था कि ठीक है आप जाओ भारत में व्यापार करो, हम किसी और कंपनी को अब नहीं परमिशन देंगे कि आप भी जाके भारत में व्यापार करो। तो खुले रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली ब्रिटिश सरकार की थी जो भी राज करने लग रही थी। तो अब 1813 का जो था, इन्होंने कह दिया कि आप 20 साल के लिए सरकार भारत के अंदर और व्यापार करो, पर जो आपका एकाधिकार है ना वो खत्म कर दिया। अब सिर्फ अकेले नहीं रहोगे, अब हम जो ब्रिटिश से दूसरी कंपनियां भी भारत आके व्यापार करना चाहेगी हम उनको भी परमिशन देंगे, आपके साथ वो भी व्यापार कर लेगी। पर हाँ, चीन के साथ एकाधिकार रहा, पर चीन के साथ जो आप व्यापार कर रहे हो ना उसमें अब भी आपका एकाधिकार है, उसमें हम और दूसरी कंपनी आएगी उनको सिर्फ भारत के लिए परमिशन दे देंगे, पर चाइना के लिए सिर्फ आप ही रहोगे। आप ही जो चाइना के साथ रेशम की और चाय की खेती, चाय का जो व्यापार था वो काफी अच्छा खासा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बोल दिया कि भाई चाय का और रेशम का आप चीन के साथ आराम से व्यापार कीजिए, उसमें आपका एकाधिकार है, हम उसको ले देंगे। पर भारत में अब ब्रिटिश सरकार द्वारा और भी कंपनियां भेजी जाएगी। साथ में उससे पहले पादरियों का भारत आगमन नहीं होता। पादरी क्या होते हैं? जो वहां का धर्म है उस धर्म को फैलाने वाले, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना, अब तो भारत में भी है, जैसे कि महाराज हो गए जो भी उन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो पादरी होगा उससे पहले भारत में आ नहीं सकते थे कि भी धर्म प्रचार करने के लिए, पर चूंकि भारत पे एक अच्छा खासा प्रभुत्व स्थापित हो चुका अंग्रेजों का, तो अच्छे खासे लोग भी वहां से यहाँ पे आ चुके थे। तो उन्होंने अपने धर्म के लिए भाई एक गुरु भी चाहिए था, उनका कोई अनुष्ठान होता था, कुछ भी कार्य होता था, और अंग्रेज चाहते भी थे कि हमारा धर्म का भी प्रचार प्रसार हो, भारत के लोग भी इसके बारे में समझे और हमारा धर्म का जो फैलाव है वो हो। तो इस तरीके से पादरियों का भारत में आगमन भी स्टार्ट हो गया। यानी कि उससे पहले सिर्फ भारत के अंदर ये हिंदू मुसलमान थे, पादरियों का जो था वो सिस्टम नहीं था। ठीक है, उसके बाद 1813 का भाई हो गया, हमने जो कंप्लीट पढ़ लिया मेन टॉपिक। अब पढ़ते हैं 1833 का। 1813 से 33, अब आप समझ जाओ 20 साल के लिए कंपनी को अधिकार दिया था कि आप व्यापार कीजिए। तो जैसे ही 1833 से 13 से 33 यानी कि 20 साल कंप्लीट हुए, ब्रिटिश सरकार ने दिमाग लगाया कि भाई हमने कंपनी को दिया था 20 साल के लिए, अब इसको करते हैं खत्म। तो इन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो कर दिया खत्म, कि भाई आप व्यापार अब भारत के अंदर जो नहीं कर सकते अब हम संभालेंगे, जो भी करता धरता है हम रहेंगे। व्यापारिक जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसका मतलब समझ रहे हो, 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट निकला था उसके अंदर तो सिर्फ व्यापारिक तो अधिकार दे रखा था, सिर्फ इन्होंने से राजनीतिक अधिकार खरीदा। और 1784 के बाद जो 1833 का जो एक्ट पास किया, इसके अंदर इनसे व्यापारिक अधिकार भी ले लिया। यानी कि अब कंपनी का भाई राजनीतिक तो 1784 में जा लिया था और 1833 के अंदर इनका व्यापारिक भी जा लिया। अब यानी कि सीधा सीधा डायरेक्टली यूं समझ सकते हैं, जो कंपनी शासन कर रही थी अब कंपनी शासन ना करके एक मोटे तौर पर कंपनी तो सिर्फ नाम की रह गई थी,
मोटे तौर से ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी भारत में। पहले स्टार्टिंग में 1773 से पहले कौन कर रहा था, एक कंपनी शासन कर रही थी भारत में। अब जो कौन 1833 तक क्या हो गया था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो शासन करने लग गई थी भारत के ऊपर। इस तरीके से इन्होंने कंपनी कर दिया। अब इन्होंने कर दिया बंगाल का जो गवर्नर था ना, जिसके अंदर भाई और भी गवर्नर नीचे जाते थे, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि 1833 तक उनका भारत का लगभग सा हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था। भाई आपके ऊपर आपके जो टेरिटरी है, आपका जो कोई इलाका है, आप उसी के तो गवर्नर जनरल बन सकते हो। तो भारत पूरा उनके हिस्से में आ चुका था, तभी तो उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और उस टाइम में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी कि जो राज कर रहा था, वो था विलियम बेंटिंग। और इसी विलियम बेंटिंग को उन्होंने क्या किया, प्रमोट करके आपकी भाई अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं रहे, अब पूरा भारत हमारा हो चुका है, आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए हो। तो बहुत ही याद रखने योग्य ये बहुत बात है। इंपोर्टेंट टॉपिक रखे और मेन भी रखे, ना तो हमने कोई फालतू ऐड करा है और ना ही छोटा है, सिर्फ आराम से तरीके से समझो। ये जो एक्ट कहां पास हो रहे हैं, ये सारे के सारे ब्रिटिश संसद में पास हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल भारत का राज हो गया, ब्रिटिश सरकार का भारत के ऊपर राज हो गया। अच्छा, गवर्नर जनरल की राजसभा के पूर्ण अधिकार दे दिए। अब ये एक गवर्नर जनरल बना दिया भारत का, इसको सारे अधिकार दे दिए। राजसभा के भी भाई आप जैसे चाहो वैसे कमांड करो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे राजसभा के अधिकार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो इन्होंने अधिकार समाप्त कर दिए, तो इसके अधिकार समाप्त हो गए, तो सीधे सीधे अधिकार सारे कहां पे आ जाएंगे, गवर्नर जनरल के पास। तो ये तो समझने की बात है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हुई तो सारे राजसभा के अधिकार थे, वो पूर्ण अधिकार सारे अब किसके पास आए, गवर्नर जनरल के पास। और गवर्नर जनरल अब किसका आदमी था, ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार अब भारत के ऊपर राज चलाने लग गई। देश के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई, क्योंकि पूरे देश पे शासन ये चला रहे थे, तो इन्हीं को समझना था भाई कहां से हमें कौन सी चीज उठा के किधर लानी है, किधर से किधर तक रेल लाइन बिछानी है, किधर से किधर तक डाक व्यवस्था अपनी स्थापना करनी है, किधर से किधर तक कौन सा डैम बनाना है, जिससे ज्यादा खेती हो तो हम कर ज्यादा वसूल कर सके इस नाम पे। अब सारा इनके हिसाब किताब में अंग्रेजों के में आ चुका था। साथ में अब पूरे भारत पे राज हो चुका था। तो गवर्नर जनरल की परिषद थी, यानी कि जो एक कमेटी थी कुछ लोगों की, जो डिसीजन लेती थी पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल के साथ में। तो उसमें मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य मतलब कानून। अब पूर्ण भारत पे राज हो चुका है उनका, तो एक तरीके से कानून भी चलाएंगे भाई। तो कानून सदस्य के रूप में यह है कि आप देश में किस तरीके के कानून होने चाहिए, कौन कौन से कानून नहीं होने चाहिए, या धर्म के आधार पर कानून होने चाहिए, है ना। अलग अलग धर्म थे तो अलग अलग धर्म के हिसाब से उनकी प्रथाएं थी, तो कानून अलग अलग होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो इस तरीके इन सब कामों के लिए गवर्नर जनरल परिषद में मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया। और इसी के लिए 1834 के अंदर 1833 में पास हुआ था। 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। जो पहला विधि आयोग था वो 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में गठन किया गया। तो इस तरीके से हमने ये आज के जो कुछ जो अधिनियम है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी संसद में पास किए गए भारत पे कंपनी से शासन लेके खुद शासन चलाने के लिए, उन सबको पढ़ा। 1600 में कंपनी आई, 24 सदस्य थे, एक हेड था, यानी टोटल 25 सदस्य आए। धीरे धीरे उन्होंने स्थापित कर लिया। तो 1713 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपना प्रभुत्व कंपनी से लेके मतलब अपना खुद पे भारत पे चलाने के लिए, राज चलाने के लिए, तो उस कंपनी पे संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत का जो मतलब पहला गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल वाले को वारेन हेस्टिंग्स, याद रखना है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय की व्यवस्था की गई, है ना। फिर 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया, दोहरे शासन का आरंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना लिए गए। एक तरीके से यहाँ पे राजनीतिक मामले कंपनी से खोस लिए गए, खींच लिए, है ना। अब सिर्फ व्यापारिक मामले थे। 1813 में इनको फिर एक्ट एक पास किया गया ब्रिटिश संसद के अंदर, उसे कहते हैं कंपनी 20 साल के लिए और आप व्यापार करो, पर हम दूसरी कंपनी को भी अब भारत में आने का परमिशन दे देंगे, पर चाइना के साथ अब भी आप ही कर सकते हो। 1833 में क्या कह दिया कि राजनीतिक जो मामले हमने पहले ले लिए थे, अब व्यापारिक मामले भी आप ले लेते हैं। अब उनकी कंपनी के हाथ में ना तो व्यापारिक मामले रहे और ना ही राजनीतिक मामले। और जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक तरीके से घोषित कर दिया कि अब संपूर्ण भारत अंग्रेजों का है। और जैसे ही कंपनी का व्यापारिक मामला खत्म हो गया, तो राजस्व का भी सारा कंपनी के पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो सारा मामला उठ के गवर्नर जनरल को, परिषद को सारा दे दिया गया कि भी राजस्व के सारे मामले भी आप ही रखोगे। और एक नए सदस्य की नियुक्ति कर दी गई, मैकाले को, जो कानून मंत्री के रूप में हम कह सकते हैं ना, कानून के ज्ञान करने के लिए। और उसी की अध्यक्षता में 1834 में विधि आयोग की, पहले भी भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।